आप देख रहे हैं इस वक्त सलाम दक्कन। एआईएमआईएम के जूनियर कमांडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने क़यादत मजबूत करने पर जोर दिया। एक आम इजलास में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सीएम चाहे जो बने, उनके इशारे पर काम करना उनकी मजबूरी है। मुंतखब होने वाले नए सीएम के बारे में वो अपने भाई से अलग नजर आए। उन्होंने कहा कि कोई सीएम बने, उससे हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम आजाद क़यादत करते हैं। इस मौके पर अकबरुद्दीन ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। कहा कि कहां वो भूल गए हैं कि अब वो एक चाय वाले नहीं बल्कि मुल्क के वजीर आजम है, लेकिन आज भी वो गैर मुल्कियों को चाय पिलाते रहते हैं। इस मौके पर पीएम को गंगा का बेटा कहने पर उनकी सफाई पर भी सवाल उठाए। बनारस गए तो क्या बोले? मां गंगा ने बुलाया। बोले फिर गंगा साफ करूंगा। गंगा कड़क चाय, नरम चाय, चाय चाय। मैं क्या बोल रहा हूं? नरेंद्र मोदी, तू चाय वाला था। हाँ, अरे अब तक चाय वाला नहीं है, अब वजीर आजम है। खुदा के लिए चाय वाला, चाय वाला, चाय वाले जैसा छोड़ो, वजीर आजम जैसे बन जाओ। लेकिन बनना ही नहीं चाहता, बनना ही नहीं चाहता। 4 बरस में कुछ काम नहीं, सिर्फ एक काम अच्छा किया। क्या? हाँ, ओबामा आए वफद, हैदराबाद हाउस हमारा हाउस। वो दिल्ली में जो है ना, निजाम सरकार बनाए थे, ओबामा बैठे थे, आंगन में बैठे हैं मोदी साहब और वहां पे चाय डाल रहे हैं। बस वो एक ही काम अच्छा। अब बोल रहे हैं जब डिमोनेटाइजेशन के वक्त बोले अगर मैं गलत हूं तो मैं तो फकीर हूं, झोला लिया चला जाऊंगा, ये वो। अरे फकीर सिर्फ झोला नहीं, जब तू जाएगा तो अकबरुद्दीन ओवैसी चाय की केतली और चुल्ला, चाय की पत्ती लेके मिलाएगा। तो इस मौके पर अकबरुद्दीन ने अलग सियासी क़यादत की ताकत भी बताई और इस दौरान उन्होंने सभी साबिक वज़राए आला पर भी तंज कसा। चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, क्या हमारे सामने झुकता है या नहीं? बाबू से लेके राजशेखर रेड्डी से लेके किरण कुमार रोशया या केसीआर, सब सुनते हैं ना, झुकते हैं ना। तो तवाज़ुन क़ुव्वत किसके पास है? बेशक मैं बादशाह नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह कर हूं। जिसको चाहे तख्त पे बिठा सकता हूं, जिसको चाहे तख्त पे आना लेना सकता हूं। ये मजलिस है और तवाज़ुन क़ुव्वत हमारे हाथ है। दुनिया देखेगी, 11 तारीख को दुनिया देखेगी कौन कहां खड़ा है, कौन कितना सही बोलता है और किसके हाथ में तवाज़ुन क़ुव्वत है। ये दुनिया देखेगी 11 तारीख। बस आपसे यही कहूंगा, खुदारा हालात को समझो, नाजुक है, पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म मुत्तहिद होने की जरूरत है। गफलत में न रहो। तो कुछ मामलों में एनडीए की हिमायत करने वाले कारगुजार सीएम चंद्रशेखर राव का अंदाज भी आज बदलने लगा है। इंतखाबी माहौल को देखते हुए तेलंगाना सीएम ने पीएम मोदी पर हमला बोला। उनका कहना है कि अपनी नाकामियों से परेशान पीएम को अब हिंदू मुस्लिम की बीमारी सी हो गई है। रिजर्वेशन को लेकर पीएम को लिखे अपने खत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इतनी गुजारिश के बाद भी पीएम ने गौर नहीं किया। निर्मल जिले में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए केसीआर ने एआईएमआईएम सदर की जमकर तारीफ की। हालांकि बीजेपी ने केसीआर पर पलटवार किया है। मरकजी वजीर जेपी नड्डा का कहना है कि केसीआर अपनी जमीन खिसकती देखकर मजहबी इश्यूज को हवा दे रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने जो बयान आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा है और मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में कहा है, वह बहुत ही निंदनीय है। केसीआर इस बात से को पहचान गए हैं कि वह चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं और इसलिए वह कम्युनल कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं और चुनाव को कम्युनलाइज कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम के बीच में। जहां तक विकास का सवाल है, तेलंगाना की जनता जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तेलंगाना के लिए हमेशा विकास की बात कही और उसको की है, लेकिन प्रदेश सरकार ने उस सारे फंड्स को
या तो डाइवर्ट किया या अनयूटिलाइज्ड रहा, और इसलिए तेलंगाना की जनता का गुस्सा केसीआर के खिलाफ स्पष्ट है, और यह बौखलाहट देख करके आज वो कम्युनल कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं, चुनाव को हिंदू मुस्लिम के बीच में कम्युनलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। हैदराबाद के गोशा महल असेंबली हलके से मैदान में उतरे बीजेपी लीडर टी राजा सिंह के सुर इस बार कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। फायर ब्रांड लीडर के तौर पर पहचान बना चुके राजा सिंह का कहना है कि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि भारत मां का नारा नहीं बोलने वाले ओवैसी और पाकिस्तान परस्त लोगों के खिलाफ है। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम के लोग पाकिस्तान परस्त हैं, इसलिए वो उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। जी मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनके असेंबली हलके में 40,000 से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं और उन्हें मुस्लिम तबके की फलाह के लिए कई काम उन्होंने किए हैं। राजा सिंह की प्रॉपर्टी में गुज़श्ता 4.25 साल में 14,000% से ज्यादा का इजाफा होने की खबरों को उन्होंने साजिश करार दिया। हैदराबाद में जी सलाम के इनपुट एडिटर खुर्शीद रब्बानी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके मुखालफीन इस तरह की खबरें फैला रहे हैं। इस वक्त हम हैदराबाद में हैं और हैदराबाद की वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से असदुद्दीन ओवैसी मेंबर पार्लियामेंट हैं और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो एमएलए हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आते हैं राजा सिंह बहुत फेमस हैं। टेलीविज़न पर अक्सर आप इनको देखते होंगे और यूट्यूब पर भी इनके जो है वो तल्ख बयान सुनते होंगे। अपनी तल्ख बयानबाजी के लिए बहुत मशहूर हैं और थोड़ा सा तल्ख बोलते हैं। सर ये बताइए, पहले लोगों के बीच आप जा रहे हैं और ढोल ताशे बज रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं और लोग बड़ा इस्तकबाल आपका स्वागत कर रहे हैं। क्या उम्मीद है? अभी आप एमएलए हैं, पहली बार खड़े हुए थे, जीत गए, इस बार की जो है वो क्या कह रही है हवा? 2014 में यानी 47,000 से मेरी जीत हुई थी। 2018 के चुनाव में 1 लाख मेजोरिटी से मेरी जीत होगी, क्योंकि हमने पिछले 4 साल 3 महीने में पूरी हमारे गोशामहल विधानसभा में 200 करोड़ 11 लाख का विकास किया है। यानी गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी के इतिहास में इतना डेवलपमेंट कभी नहीं हुआ जितना हमने किया, दिन रात एक करके। आपके मुताबिक पहले से ज़्यादा वोट आपको मिलेंगे और बहुत पैसा खर्च किया है डेवलपमेंट के लिए, सरकारी पैसा आपने लगाया है या जो भी आपके फंड का पैसा था, पर फिर भी राजा सिंह को डेवलपमेंट के बजाय वो हिंदू मुस्लिम का जो है एंगल दे देते हैं। वजह क्या है? चूंकि मैं देख रहा था, सुन रहा था भी, आपकी जो है एक वो वैन लगी हुई है, उसमें भी आपके जो है वो भाषण चल रहे थे, उसमें कह रहे थे देश के गद्दारों को भगाइए। तो ये देश के गद्दार हैं कौन आखिर? देश के गद्दार आज जो भारत माता की जय नहीं कहते उनको मैं देश का गद्दार समझता हूँ। जो वंदे मातरम गीत नहीं गाते उनको मैं देश का गद्दार समझता हूँ। और हमारे इस तेलंगाना में जिनके ऊपर देशद्रोह का केस बुक है, ऐसे एमआईएम के लोगों को मैं देश का गद्दार समझता हूं और इनको भगाने का संकल्प हमारा है। जैसे तेलंगाना में एमआईएम मुक्त तेलंगाना हमें बनाना है। पर थोड़ा मुश्किल नहीं लगता आपको? आप तो जीते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? चूंकि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे अंडरस्टैंडिंग है टीआरएस की और एमआईएम की। उधर जो है वो कांग्रेस का भी एक जो है वो बन गया, फ्रंट बन गया है और बहुत सारे लोग उसमें, बहुत सारी पार्टियां शामिल हो गई हैं। थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? देखिए, खुलेआम टीआरएस के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि एमआईएम हमारी दोस्त है, हम फ्रेंडली है और इस बार भी हम मिलजुल के चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ टीआरएस एमआईएम है, दूसरी तरफ कांग्रेस के सभी सारे दल उनके साथ जुड़े हुए हैं। सारे के सारे दल मिलकर भी राजा सिंह की जो बुनियाद है, जो शक्ति है, उसको हिला नहीं सकते, क्योंकि जनता का आशीर्वाद है। सर, मैं आपको कई बार यूट्यूब पर सुना है, टेलीविजन पर भी सुना है, आपकी तल्ख बयानबाजी के लिए आप बहुत मशहूर हैं। और मेरा सिर्फ यही सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, आपकी पार्टी के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं वो भी सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। आप मुसलमानों के खिलाफ बहुत जहर उगलते हैं। ये इतना दिल के अंदर इतना मतलब गुब्बार क्यों है? क्यों इतनी नफरत है मुसलमानों से? हम मुसलमान के खिलाफ नहीं है, हम उनके खिलाफ है जो हमारे धर्म को गाली देते हैं। हम हर मुसलमान के खिलाफ नहीं। आज मेरी विधानसभा में 40,000 मुसलमान हैं। तकरीबन हमने उनके सपोर्ट के लिए, जैसे तेलंगाना राज्य ने शादी मुबारक एक स्कीम चालू की है, जो गरीब महिलाओं की यानी लड़कियों की जो शादी होती है उनको सपोर्ट के लिए, तो ऐसे 3500 महिलाओं को हमने चेक वितरित किए हैं, उनके सपोर्ट किए हैं। कुल मिलाकर के आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, जो आपकी लड़ाई है वो विचारधारा की है। बस विचारधारा की ही लड़ाई है हमारी। सवाल ये है, कल एक अखबार में जो है, अभी एक अखबार में बड़ी खबर छपी थी कि राजा सिंह जो है उनकी पिछले 4-4.25 साल में जो संपत्ति है वो 14,000 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। उसमें क्या सच्चाई है साहब, और क्या वाकई ऐसा है? क्या ये इल्जाम है आपके ऊपर? बिल्कुल भी नहीं है। आप एक छोटा सा काम कीजिए,
जहां पर मैंने एफिडेविट दाखिल किया है वहां जाकर आप एक जिरोक्स ले सकते हैं। पिछले 2000 चुनाव से लेकर अब तक हमारी कितनी संपत्ति बढ़ी है और कितना हमारे ऊपर कर्ज हुआ है आपको राइटिंग में वहां पर मिल जाएगा और कुछ पेपरों में बड़ा चढ़ाकर डाला गया है। सर हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आपके लिए शुभकामनाएं। तो राजा सिंह थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो इनके खिलाफ इल्जाम लगा है कि पिछले 4-4.25 साल में 14,000 से ज़्यादा जो है इनकी परसेंट वो जो आय है या संपत्ति है वो बढ़ी है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और जहाँ तक ये इनकी नफरत की बात है, ये कह रहे हैं कि इनकी लड़ाई जो है वो विचारधारा की है, किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ ये बिल्कुल भी नहीं है। ये उन्हीं के खिलाफ है जो इस मुल्क के खिलाफ बात करते हैं और इन्हें पूरा यकीन है कि यहाँ की अवाम एक बार फिर इन्हें अपने प्यार से नवाजेगी, इन्हें वोट देगी और बीजेपी जो है वो पहले से ज्यादा बेहतर करेगी। कैमरा पर्सन समीर के साथ खुर्शीद रब्बानी, जी मीडिया, हैदराबाद। 5 रियासतों में कांग्रेस के हक में हमवार हो रहे माहौल के बीच टिकट को लेकर नाराजगी भी उरूज पर है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद तेलंगाना में भी टिकट नहीं मिलने की वजह से कई बड़े लीडर नाराज दिख रहे हैं। हालांकि पार्टी ने सीनियर लीडरान की एक टीम बनाकर के उन्हें अलग अलग रियासतों में भेजा है और इसी कड़ी में तेलंगाना पहुंचे सीनियर लीडर जयराम रमेश, अहमद पटेल, डीके शिव कुमार समेत दीगर लीडरान बागी कारकुनान से मुलाकात कर रहे हैं। इस मौके पर बागी उम्मीदवार जगत सिंह यादव को नामजदगी का पर्चा वापस लेने पर राजी कर दिया गया, जबकि बाकी लीडरान की नाराजगी दूर करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय पर विश्वास रखती है और टिकट देने में और बहुत विचार होते हैं और इनको मेडचल से टिकट ये इन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया, पर कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि ये अपना नॉमिनेशन पेपर वापस लें। मैं इनसे 2 बजे भी मिला, उन्होंने मुझे यहाँ आने को कहा, मैं यहाँ आया हूँ और आप सबके सामने मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी इनका पूरा ख्याल रखेगी। जंगैया यादव गारू को पूरा सम्मान मिलेगा। इनको अभी और मंजिलें पहुंचना है। ये तो एक ही चुनाव है, इनके सामने और बहुत चुनाव लड़ने हैं और चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, एक दिन एमएलए बनेंगे। वहीं कांग्रेस की खातून लीडर सुष्मिता देव ने रियासती सीएम चंद्रशेखर राव पर वादा तोड़ने का इल्जाम लगाया है। See, today we've done a press meet renaming or coining the new name for this government as a No Sarkar, because 50% of the population in Telangana are women and more than 40 lakh people are between the age of 18 and 25. It is very unfortunate that when it comes to education and employment, this government and security of women, this government has let down the youth and the women of Telangana. Today, Hyderabad has got the highest rate of crime against women after Delhi. So after the rape capital of Delhi, Hyderabad is next. Apart from that, it is extremely unfortunate that 150 crores only per year given by the government of India for right to education, this government has not spent. PG to KG, free quality education, KCR had promised, he has failed. There is no reimbursement of fees. There is no scholarship. Today, Telangana has more than, I think, 30 lakh unemployed youths. There is no answer. Whereas he had promised one job to one family. कर्नाटक के किसानों की परेशानियों को देखते हुए रियासत के सीएम कुमारस्वामी हरकत में आ गए हैं। गन्ने की बकाया रकम को उन्होंने लेकर के शुगर मिल मालिकों के साथ लंबी मीटिंग की है, जिसमें कि उन्होंने किसानों को जल्द से जल्द राहत देने की हिदायत दी है। जबकि शुगर मालिकों का कहना है कि ये सब कुदरती आफात की वजह से हो रहा है, अच्छी बारिश होने लगे तो सारे मसले अपने आप दूर हो जाएंगे। नहीं, सरकार तो कुछ नहीं देंगे, मतलब तो सरकार तो फैक्ट्री के लिए कुछ नहीं देंगे, देने की हालत में भी नहीं है। मतलब आज के पोजीशन में जो भी करना है, फैक्ट्री किसानों के बीच में जो लड़ाई है ये प्यार मोहब्बत से ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि किसानों को छोड़ के फैक्ट्री नहीं चलेगा।
फैक्ट्री छोड़ के किसान नहीं चलेंगे, दोनों को मतलब मिलजुल के मतलब उसको मतलब बिजनेस एंगल से नहीं देखना चाहिए। मतलब पूरा शुगर केन के लिए इतना बड़ा इशू हो रहा है कर्नाटक में। कर्नाटक बोले तो नॉर्थ कर्नाटका, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट और बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है शुगर केन का। वो लोग बोल रहे हैं लास्ट जो 17-18 में आपने जितना जो रेट अनाउंस किया था उस पर आप दे दो करके बोल रहे हैं। फैक्ट्री वाले क्या बोल रहे हैं, अभी 2000 फाइन किसने दिया है, 600 रुपये मतलब TRHR है, मैंने ऑलरेडी मतलब FR के पैसे ज़्यादा दिए हैं तो अभी नहीं होता है बोल रहे हैं। लेकिन अभी ये बड़ा इशू चल रहा है। लेकिन अभी CM साहब क्या बोल रहे हैं, जो आपने जो घोषणा किए थे ना उस पर आप अमल करो करके बोल रहे हैं। फैक्ट्री को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन एक 15 दिन में इशू सॉल्व हो जाएगा है। मतलब एग्जांपल अभी मैं इंडिविजुअल मेरा फैक्ट्री अगर घटापुरा कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री, मैंने लास्ट ईयर किसान को 3000 दिया हूँ और TRHR मतलब 600 दिया हूँ, तो ऑलरेडी मैं मतलब कितना 3600 दिया हूँ। ऐसे हर फैक्ट्री सोचना चाहिए। मतलब मैं अभी किसी दूसरे फैक्ट्री को जाके तुम ऐसे करो करके मैं नहीं बोल सकता, मैं अपना कर रहा हूँ, सबको भी करना चाहिए। अभी वो लोग बोल रहे हैं अभी शुगर मार्केट अभी मार्केट में 3000 रुपये है तो कैसे दे सकते करके उनका आर्गुमेंट चल रहा है। उधर कर्ज माफी को लेकर किसानों का मुजाहरा जारी है। गन्ने की कीमत नहीं मिलने से परेशान किसान रियासती हुकूमत को अपने वादे याद दिला रहे हैं। किसानों की इस मुहिम को बीजेपी की हिमायत के बाद हंगामा तेज होता जा रहा है। उनका कहना है कि हलफबर्दारी के बाद कर्ज के ऐलान का अमल आज तक पूरा नहीं हुआ, जबकि किसान इत्तेहादी हुकूमत से लगातार अपने वादे पूरा करने की अपील कर रहे हैं। कर्नाटका के माननीय मुख्यमंत्री कुमारस्वामी जी संवेदनशीलता और सभ्यता भूलते जा रहे हैं, क्योंकि खुद कहते हैं कि किसान परिवार से हूं और गन्ना उगाने वाले किसानों का जो प्रतिभटना हुआ, एजिटेशन हुआ, तो कहते हैं कि वो सब गुंडे हैं। और जो किसान महिला है उसको बोलते हैं कि तू इतने दिन कहाँ सोई थी। तो ये शब्द जो है ना, ये सभी सिर्फ महिलाओं को नहीं सभी देशवासियों को हर्ट करने वाला शब्द है। लोन वेवर तो एक गिमिक बन गया। पहले वो तो कहते थे एक दिन में 24 घंटे में लोन वेव करूंगा, आते ही सम्मिश्र सरकार जो है लोन वेव के बारे में बात किया, निर्णय लिया। अभी कहते हैं कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद में करेंगे। तो ये जो है छलावा किया जा रहा है किसानों के साथ, किसानों को धोखा किया जा रहा है और ये सब बेईमानी की बातें हैं। केरल के कांग्रेस के कारगुजार सदर और वायनाड से MP MI शानवास की मौत से रियासत में गम का माहौल है। उनके घर रियासती CM पिनराई विजयन समेत कई अहम लीडरान ने पहुंचकर खिराज अकीदत पेश की। इस मौके पर सभी ने मुतासिर कुनबे को दिलासा दिया, जबकि कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान इसे बताया है। चेन्नई के एक अस्पताल में जेर इलाज 67 साला शानवास काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। रियासत में उन्हें कमजोर तबकों के मददगार लीडर के तौर पर देखा जा रहा था। मुझे बड़ा दुख हुआ है और इट इज ए शॉकिंग न्यूज फॉर अस एंड MI शाहनवाज इज अ वेरी रेप्यूटेड पॉलिटिशियन एंड एज ए वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ केरला एंड आल्सो एज ए MP फ्रॉम वायनाड, his contribution is lot for Parliament. And particularly it is a great loss to me and also not only the Congress party, but he used to take the cause of all marginalized class, poor class, and whenever any issues comes before the Parliament about poor people, he always used to stand up and talk on that. हैदराबाद में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है और हालिया दिनों से 2 लोगों की मौत के बाद लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि मरीज किसी दूसरे अस्पताल से लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल स्वाइन फ्लू के 12 मरीज गांधी अस्पताल में जेरे इलाज हैं। हालांकि जांच के बाद 6 लोगों को ही पॉजिटिव पाया गया है। So far in Gandhi Hospital, there totally in this year, there are 43 cases got admitted in Gandhi Hospital from January to this month. Out of 43 cases, there are 9 deaths has happened. In that 9 death cases, actually they all were around 45 years age to 65 years age group. That is the age group where commonly they are getting affected more, and the mortality is also very high in that age group. And here now presently in Gandhi Hospital there are 6 cases were positive cases of swine flu positive,
and 6 were suspecting swine flu was there. Suspected only, not for positive, true positive swine flu cases are 6 cases are admitted, and suspected another 6 cases were there. So overall, recently there was 2 deaths were happened. That is 12th one death was happened and 13th another death was happened. So in that case, there was one male patient, is around 65 years old male patient who has come from Karman Ghat in Hyderabad city only. So far the positive case of swine flu in this year, that is 43 cases. So 43 cases were positive in the entire year period, and the deaths, if you see, deaths in this year is total 9 deaths were happened so far. So in these cases of 9 deaths also, out of 9 deaths also, in 7 cases of these patients, they are referred. तमिलनाडु में गज तूफान के बाद बारिश का कहर शुरू हो गया है। साइक्लोन से तबाही से परेशान आम शहरी को इस परेशानी से लोग बेहद परेशान और सहम से गए हैं। हालांकि महकमा मौसमियात ने अभी और बारिश के इम्कान जाहिर किए हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों आए इस तूफान की वजह से रियासत में भारी तबाही हुई थी, जिसकी वजह से मुतासिर इलाकों में हजारों रिहाइशगाह उजड़ गई थी। इस बीच बदले मौसम के रवैये ने उनकी परेशानियों में मजीद इजाफा कर दिया है। Yesterday's well-marked low pressure area over southwest Bay and adjoining North Tamil Nadu coast now lies over interior parts of Tamil Nadu coast, and further it will, as a low pressure area, it will further move in northwest direction and weaken. Under the influence of this system, during last 24 hours, many places where Tamil Nadu and Pondicherry received moderate rainfall. A few places heavy to very heavy rainfall recorded. Highest of about 12 centimeter recorded over Shodavaram and Madavaram areas. Next, during 24 hours, over the North Tamil Nadu, many places, and South Tamil Nadu, few places, moderate rainfall activity will occur. As far as heavy rainfall is concerned, 1 or 2 places, heavy to very heavy rainfall is expected over Viluppuram, Pondicherry, Kanjipuram, Thiruvannamalai, Namakkal, Salem, Dharmaburi, Krishnagiri, Velur, Erode, Karur and Nilagiri. Mostly this north interior parts districts, as it moves northward, these districts, 1 or 2 places heavy rainfall is expected to occur. As far as Chennai and suburban areas, with a gap, few spells of moderate rainfall is expected. सबरीमाला मंदिर जाने वाले अकीदतमंदों की गिरफ्तारी पर अपोजिशन ने नाराजगी का इजहार किया है। हालांकि इंतजामिया इसे कानून की खिलाफ वर्जी बता रही है। उनका कहना है कि अकीदतमंदों में बीजेपी कारकुनान माहौल को खराब कर रहे हैं और इस बीच कांग्रेस ने अकीदतमंदों को गिरफ्तार कर जेल भेजने पर लीगल नोटिस भेजा है। सीएम पिनराई विजयन समेत आला अफसरान को भेजे गए नोटिस में थॉमस सेंडर्स ने हुकूमत पर गुस्से का इजहार किया है। वाज़ेह है कि मंदिर के आसपास दफा 144 नाफिज है। I have issued a notice, a legal notice for legal action against the government of Kerala, against the Chief Minister of Kerala, and also against a police officer, police superintendent, who has been acting in an extravagant manner in acting against the devotees by arresting them and putting them to jail. And this notice is requesting and demanding to pay 1 crore rupees each. The state government targeted Party General Secretary K. Surendran and sent him to jail continuously. It is a big conspiracy. Yesterday, Pathanamthitta Magistrate Court gave bail to Surendran, but the police ready to arrest him some other cases. So today he is sent to Kannur Court for another case. तो नाज़रीन, सलाम दक्कन में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। थोड़ी देर बाद रियासत की सियासत सऊद मोहम्मद खालिद के साथ।